नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल विद आयुष में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल मंगल होंगे। आज पॉलिटिकल विद आयुष चैनल की ये पहली वीडियो शूट हो रही है। इस चैनल का उद्देश्य राजनीतिक विषय से संबंधित आपके दिल दिमाग जहन में किसी भी प्रकार का डाउट हो उसे इस चैनल के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। और इसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे प्रस्तावना के एक एक शब्द के अर्थ के बारे में, और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है और प्रस्तावना का इतिहास क्या है, और इसमें हुए संशोधनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसका इतिहास जानेंगे कि आखिर किस प्रकार इसे भारतीय संविधान में जगह दी गई। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो संविधान का निर्माण है वो संविधान सभा द्वारा किया गया। इसी कड़ी में सबसे पहली बैठक आयोजित होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। उन्हें इसलिए चुना जाता है क्योंकि वो उस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। उसके 2 दिन बाद एक दूसरी बैठक का आयोजन होता है जिसमें कि 11 दिसंबर को, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। फिर उसी सभा में एक उपाध्यक्ष भी चुना जाता है और उपाध्यक्ष के रूप में H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अब महत्वपूर्ण टॉपिक अब आता है हमारा, जो कि है प्रस्तावना से संबंधित। उसके 2 दिन बाद बात हो रही है 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। उस उद्देश्य प्रस्ताव को ही बाद में क्या उद्देशिका या प्रस्तावना कहा गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान की आगे की जो नीति या संविधान का जो स्वरूप था उसको इंगित किया गया कि आखिर भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार होगा। इसे एक उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से चुना गया। उसमें कुछ संविधान सभा ने उसमें कुछ संशोधन किए और फिर 22 जनवरी को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में जगह दी गई। 22 जनवरी 1947 को इसे क्या किया गया, इसे भारतीय संविधान में जगह दी गई। यह तो आपके डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिर किस प्रकार इसे भारतीय संविधान में जगह मिली। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर जो ये उद्देश्य प्रस्ताव या ये प्रस्तावना है इसे कहाँ से लिया गया है। तो जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है इसे कहाँ से लिया गया है, तो इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसकी जो भाषा है, साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते चलेंगे तो आपको पढ़ने में बाद में भी सहूलियत मिलेगी। ठीक है, तो जो इसकी भाषा है इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी अगर आएगा कि भाषा कहाँ से ली है तो ऑस्ट्रेलिया, और अगर प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है तो फिर आएगा अमेरिका। इतनी बात तो आप लोगों ने जान ली होगी कि आखिर किस प्रकार इसे संविधान में लिया गया, कहाँ से लिया गया, इसकी जो भाषा है उसे कहाँ से लिया गया है। इतनी बात क्लियर होने के बाद मैं समझूंगा कि आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर प्रस्तावना है क्या या ये उद्देशिका है क्या। हम कुछ कथनों के माध्यम से समझेंगे आखिर कि ये उद्देशिका या ये प्रस्तावना है क्या। कुछ प्रमुख राजनीतिक विचारकों ने कुछ कथन दिए हैं, उन कथनों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप साथ साथ में लिखते चले जाएंगे तो आपको सहूलियत मिलेगी बाद में। पहला कथन आता है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है। प्रस्तावना
को संविधान की कुंजी। कुंजी किसने कहा है? तो गजेंद्र गडकरी जी के नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे? न्यायाधीश या वकील थे, गजेंद्र गडकरी। ठीक है, गजेंद्र गडकरी। फिर दूसरा कथन आता है, या आप साथ साथ लिखते चले जाएंगे, मैं सिर्फ इधर कॉमा कर देता हूं। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली। किसने कहा है? जन्म कुंडली कहा है के एम मुंशी जी ने। अब आखिर के एम मुंशी जी कौन है? ये हमारे जो प्रारूप समिति थे उसके सदस्य थे। ठीक है, इनका पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, अब तीसरा कथन आता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, फिर हम क्या कर देंगे, का परिचय पत्र किसने कहा है? परिचय पत्र किसने कहा है? नाना पालकीवाला ने। नाना पालकीवाला ने। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, उसका नाम है वी द पीपल। वी द पीपल। ठीक है, फिर एक चौथा कथन आता है कि आखिर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें दो कथन फंसते हैं, अभी हम बाद में समझाएंगे इसे। ये किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुर दास भार्गव जी ने। ठाकुर दास भार्गव। ठीक है, और अंतिम कथन आएगा कि प्रस्तावना को की नोट, संविधान का की नोट, की नोट किसने कहा है? अर्नेस्ट बार्कर जी ने। ये इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे, अर्नेस्ट बार्कर जी ने। इनकी भी एक फेमस पुस्तक है इनकी एक फेमस बुक है, उनका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, अब हम इन कथनों के माध्यम से समझेंगे कि आखिर प्रस्तावना है क्या। तो जो पहला कथन है वो है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? गजेंद्र गडकरी जी ने। अभी हम गजेंद्र गडकरी जी के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। एक वाद इंपॉर्टेंट है, बैरूवादी वाद, वहां समझेंगे कि आखिर गजेंद्र गडकरी जी का योगदान क्या है संविधान की प्रस्तावना में। तो इन्होंने कहा कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी है। कुंजी का अर्थ, हम कुंजी का प्रयोग कहाँ करते हैं? ताले को खोलने में करते हैं। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि संविधान एक ताला है और उसे खोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अगर प्रस्तावना की, यदि हमने भारत के संविधान को समझना है तो हमें क्या समझना पड़ेगा? पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, अब दूसरा कथन आता है के एम मुंशी जी का कि प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने प्रस्तावना को जन्म कुंडली इसलिए कहा कि जिस प्रकार जन्म कुंडली में किसी व्यक्ति के बारे में पूरा वर्णन होता है कि आखिर उस व्यक्ति का नाम, जन्म स्थान, जन्म का समय
और तमाम प्रकार की 12 राशियों में से एक राशि, ये कौन बता सकता है? ये कौन बता सकता है? जो क्या होगा, जो शास्त्रीय विद्या का अच्छा खासा ज्ञाता होगा वही बता सकता है कि आखिर उसका भविष्य कैसे रहने वाला है। उसी प्रकार के मुंशी जी ने कहा कि जन्म कुंडली प्रस्तावना भी भारत के शासन का भविष्य बताता है कि आखिर भारत का भविष्य कैसा होगा, उसमें कौन कौन से, जैसे अब मान लीजिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द है तो भारत का स्वरूप कैसा है। ये किसने कहा है? के.एम. मुंशी जी ने। उसी प्रकार तीसरा कथन आता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र नाना पालकीवाला ने। परिचय पत्र में पूरा नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, उस प्रकार से उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? नाना पालकीवाला ने। अब ये चौथा कथन, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है। अब देखिए आत्मा, यदि क्वेश्चन आए कि संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है तो तब आएगा ठाकुरदास भार्गव जी। यदि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कथन आए कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा किसने कहा है तो फिर आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। देखिए ये कहा तो दोनों ने सेम ही है, इन्होंने प्रस्तावना को आत्मा कह दिया और उन्होंने संवैधानिक उपचारों को आत्मा कह दिया। अब अंतिम कथन है प्रस्तावना को संविधान का की नोट किसने कहा है? इंग्लैंड के बहुत ही फेमस एक राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि की नोट किसे? अर्नेस्ट बार्कर को। अब हम जब की नोट की बात करेंगे, की नोट क्या? कुंजी पत्र। कुंजी पत्र मतलब ये इसी कथन को दोहरा रहे हैं कि आखिर जिस प्रकार इधर किसी ताले को खोलने के लिए कुंजी पत्र है, उसी प्रकार ये भी कह रहे हैं प्रस्तावना। अब हम कथनों के माध्यम से समझ गए कि आखिर प्रस्तावना का रूप क्या है, प्रस्तावना का व्यवहार क्या। हम बता सकते हैं कि आखिर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे एक एक शब्द के अर्थ के बारे में कि आखिर इनका अर्थ क्या क्या है, संविधान के एक एक शब्द के बारे में। इधर संविधान की मैं फोटो लगा देता हूं, इसे आप लिख लेना एक पेज पे। तो जब आप इसे लिख देंगे तो फिर हम आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको पढ़ने में सहूलियत लाने के लिए हम प्रस्तावना को क्या करेंगे कि 4 भागों में बांट देते हैं। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं देखेंगे। पहले आएगा शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत। दूसरा आएगा शासन का स्वरूप। शासन का स्वरूप। और तीसरा आएगा संविधान का स्वरूप। और अंतिम आएगा अधिनियमन की तिथि। ठीक है, ये हम सहूलियत प्रस्तावना को सहूलियत लाने के लिए हम इसे 4 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। पहले आएगा शक्ति का स्रोत, ठीक है। उसके बाद आएगा शासन का स्वरूप कैसा होगा भारत में, और संविधान का स्वरूप कैसा, और अंतिम होगी अधिनियम की तिथि। तो चलिए सबसे पहले हम शक्ति का स्रोत पढ़ लेते हैं कि आखिर शक्ति का स्रोत किसके पास है। तो चलिए इन्हें मिटा देते हैं, बाद में इनके बारे में भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी इन्हें मिटा देते हैं। पहला आ रहा है कि शक्ति का स्रोत। आखिर भारत के संविधान या भारत के लोकतंत्र में किस शक्ति का स्रोत कौन है। प्रस्तावना में हम पहला ही शब्द जब हम देखते हैं, हम भारत के लोग, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है भारत के लोगों के बारे में, ठीक है।
जब हम भारत के लोगों के बारे में चर्चा करेंगे तो हम जानेंगे, जब हम विस्तार से पढ़ते हैं कि आखिर शक्ति किसे दी गई है, तो तब हम देखते हैं भारत के लोगों को। पहले देख लेते हैं भारत के अब हम जानेंगे कि आखिर भारत के लोग किस प्रकार शक्ति का स्रोत हैं। भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति भी किसके द्वारा चुना जाता है? भारत के लोगों के द्वारा। यदि हम अभी राष्ट्रपति की बात कर लें, प्रधानमंत्री की बात कर लें, चाहे वो भारत के जनताओं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है, लेकिन शक्ति किसके अंदर निहित है? भारत के लोगों के अंदर निहित है। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। भारत में लोक प्रभु सत्ता, जब हम लोक प्रभु सत्ता के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आखिर किस प्रकार जनता का जो सत्ता के ऊपर जो प्रभुत्व है उसके बारे में, कि किस प्रकार अगर चाहे तो जनता कल के दिन किसी भी सरकार को गिरा सकती है, जनता का बहुमत अगर बदल जाए। तो इस प्रकार हम शक्ति का स्रोत किसके अंदर निहित है? भारत की जनता के अंदर निहित है। लेकिन संविधान सभा का जो चयन हुआ था वो भारत की जनता के द्वारा चयन नहीं हुआ था। वो चयन ब्रिटिश सरकार के द्वारा हुआ था। जो देशी रियासत के थे उनका भी चयन नहीं हुआ था। वो देशी रियासत से, रजवाड़ों से एक एक राजा प्रत्येक चुन लिए गए थे। फिर संविधान सभा में जब बात हुई कि हम भारत के लोग, पहला ही शब्द जोड़ दिया। फिर महावीर त्यागी जी ने एक बार डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को इस बात पर टोका कि आप कैसे कह सकते हो कि भारत के लोग, जब भारत के लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना ही नहीं। केवल लगभग मुझे लग रहा है कि 10% लोगों का ही चयन हुआ, और उसमें से वोट देने वाले कौन थे? जैसे तो अभी तो हम देखते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है भारत में, लेकिन उस समय कैसा शासन प्रणाली थी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, वही वोट कर पाएंगे, गरीब लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा, BR अम्बेडकर जी ने कहा कि ये जो भारत में है, ये अमेरिका के संविधान में भी इसी प्रकार शुरुआत होती है कि हम जैसे हमारे संविधान में होती है हम भारत के लोग, वहाँ भी ऐसी शुरुआत होती है। तो फिर उन्होंने कहा कि इसी प्रकार है। अब कुछ कथन हम जान लेते हैं कि आलोचना के रूप में दिए गए हैं, उन्हें जान लेते हैं। इधर साइड में लिख देंगे हम। ठीक है, एक विस्काउंट नाम के बहुत ही प्रसिद्ध विचारक हुए हैं। उन्होंने संविधान सभा को क्या कहा है? ये हिंदुओं की सभा है। ठीक है, ये किसने कहा है? विस्काउंट जी ने। अब इन्होंने ये क्यों कहा? क्योंकि जो भारत में जो विभाजन हुआ था, पाकिस्तान तो धर्म के आधार पर अलग चले गया था, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हिंदुओं की सभा है, क्योंकि इसमें जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व है वो बहुत ही न्यून है। ठीक है, अब दूसरा कथन आता है, एक बहुत ही प्रसिद्ध विचारक हैं ऑस्टिन। इन्होंने कहा जो ये सभा है संविधान सभा, ये सूक्ष्म लोगों की सभा है। इन्होंने कहा कि ये एक सूक्ष्म लोगों की सभा है। ये किसके लिए कहा गया है? ये संविधान सभा के लिए कुछ कथन है। ठीक है, इधर साइड में लिख देंगे संविधान सभा के लिए। ठीक है, आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे तो फिर आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगी। ये तो समझ लिया हमने कि आखिर शक्ति का स्रोत किसके पास है। अब आता है कि जो शासन का स्वरूप है वो कैसा है। तो अब हम ये मिटा देते हैं, शासन का स्वरूप। अब हम शासन के स्वरूप की बात करते हैं। जो इस शासन का स्वरूप है इसे भी हम 4 भागों में बांट देंगे।
4 भागों में बांट देंगे। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवाद, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, और चौथा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। कि शासन का स्वरूप कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब हम इनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे कि आखिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में। तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो हम इसे मिटा देंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में हम देखते हैं कि किसी भी, अब ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी 2 प्रकार का होता है। अब एक आंतरिक होता है और एक बाह्य। अब जैसे भारत अभी वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो भारत कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लेकिन जब हम 1947 से पहले की बात करते हैं, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय भारत पर अधिकार किसका था? ब्रिटेन का अधिकार था। तो जो भारत की शासन प्रणाली थी वो ब्रिटेन के अधीन चलती थी कि जैसे ब्रिटेन के राजा चाहेंगे, ब्रिटेन के वॉइसरॉय चाहेंगे, भारत के वॉइसरॉय चाहेंगे, वो भारत की जनता के अधीन नहीं था। अभी तो सारी पावर किसके अंदर है? जनता के अंदर है, लेकिन उस समय नहीं था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है किसी भी बाह्य शक्ति का अधिकार न होना। ये इसमें लिखेंगे हम, किसी भी बाह्य शक्ति हस्तक्षेप न होना। अभी मान लीजिए अमेरिका एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र है। अभी अमेरिका हमें ये नहीं कह सकता कि आप रूस के साथ अपने संबंध बिगाड़ दीजिए। या अमेरिका ये नहीं कह सकता कि आपका जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो बहुत ही बड़ा है, उसके 4 खंड कर दीजिए। यानी कि हम खुद पर अब स्वतंत्र हैं, खुद पर डिपेंड हैं कि हमारी अगर इच्छा होगी तो अगर हमारी खुद की इच्छा होगी तो हम उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े भी कर सकते हैं। अगर हमारी खुद की इच्छा होगी तो हम रूस के साथ संबंध कैसे रखेंगे, ये अमेरिका पे डिपेंड नहीं करेगा कि अमेरिका कैसा शासन चाहता है। कि भारत का प्रधान वो ये नहीं कह सकता कि आप भी क्या करो, कि जो शासन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है आप भी उसी को अपनाओ। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है वर्तमान समय में जो किसी पर निर्भर नहीं है। वो खुद अपनी शासन प्रणाली को, अपनी नीतियों को खुद लागू कर सकता है, किसी पर डिपेंड नहीं है। यही होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब यदि हम समाजवाद की बात करें, देखिए समाजवाद वैसे तो बहुत गहन टॉपिक है, लेकिन अभी हम थोड़ा समझेंगे इसे। समाजवाद, अब समाजवाद को सहूलियत में लाने के लिए हम इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला होगा लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, और एक होगा साम्यवादी समाजवाद। जो साम्यवादी समाजवाद है, कार्ल मार्क्स एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक है, उन्होंने साम्यवादी समाजवाद की परिकल्पना दी है। अब हम जब साम्यवादी समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स ने कहा है किसी भी स्टेट यानी राज्य, देश,
किसी भी राज्य के क्या धर्म जाति के नाम पे तो दिखावे के लिए बंटी है, नाम के लिए बंटी है। असली में जो राज्य है वो दो वर्गों में बंटी हुई है। वो कौन से दो वर्ग हैं? अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। उनका मानना था कि जो राज्य है वो दो वर्गों में बंटा हुआ है, धर्म और जाति पे तो नाम के लिए बंटा हुआ है, लेकिन असली में वो क्या अमीर और गरीब के रूप में बंटा है। शोषक कौन है? अमीर वर्ग, और जो शोषित है ये कौन है? गरीब वर्ग। अब अमीर वर्ग में कौन लोग आएंगे? जो बिजनेसमैन लोग होंगे, उद्यमी लोग होंगे, वो किस में आएंगे? शोषक वर्ग में आएंगे, ठीक है। और शोषित वर्ग में कौन? दबे कुचले लोग, गरीब लोग। गरीब लोगों में कौन आते थे? कृषक, मजदूर। ये किस में आएंगे? कहने का तात्पर्य इनका शोषण कौन करता है? जो ये शोषित वर्ग है इनका शोषण कौन करता है? ये शोषक वर्ग करता है। शोषक वर्ग में कौन होंगे? बिजनेसमैन लोग होंगे, अमीर तबके के लोग होंगे। उनका कहने का तात्पर्य था कि हम क्या करेंगे? कार्ल मार्क्स का जो विचार है, कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा कि उनका मानना था कि जो शोषित वर्ग है इनकी संख्या किसी भी राज्य में ज्यादा होगी, तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं? हिंसा का रूप ले सकते हैं। यदि हम हिंसा का रूप लेंगे तो जो ये शोषक वर्ग है इनकी संख्या कम है, तो इनको क्या करेंगे? मार गिराएंगे। फिर जो इनका शोषण होता था, किसका? शोषित वर्ग का शोषण होता था, वो नहीं होगा। फिर जो संसाधन है उन पर किसका आधिपत्य होगा? पूरी जनता का होगा। जो जिस हिसाब से कार्य करेगा उसे उस हिसाब से मिलेगा, उनका ही मानना था। लेकिन जब हम लोकतांत्रिक समाजवाद में देखते हैं उसमें हिंसा होती है क्या? नहीं, इसमें अहिंसा का रूप, अहिंसा का पार्ट है कि इसमें अहिंसा है, इसमें हिंसा नहीं होती है। और इसमें क्या होती है? हिंसा, ठीक है। और इसमें साम्यवादी समाजवाद में हम देखते हैं, जैसे अब लोकतांत्रिक समाजवाद में है, किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 10 घंटे काम किया है, तो उसे जो वेतन है वो क्या दिया जाएगा? 10 ही घंटे का दिया जाएगा वेतन, कार्यानुसार। कार्यानुसार, ठीक है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 10 घंटे कार्य किया, तो उसे लोकतांत्रिक समाजवाद में हम देखते हैं कि उसे जो वेतन है वो 10 ही घंटे का मिलता है। लेकिन जब हम साम्यवादी समाजवाद की बात करते हैं उसमें इनका मानना था कि जैसे कोई व्यक्ति 10 घंटे काम कर रहा है, कौन? शोषक वर्ग वाले, तो क्या होगा? इनका मानना था कि इनको वेतन क्या करो? 7 ही घंटे का दे दो, क्योंकि ये पहले से ही उठे हुए लोग हैं और ये गरीब, तभी इनके बीच की जो आय की असमानता है वो कम हो गया, फिर ये इक्वल, एक बराबर लेवल में आएंगे। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? लोकतांत्रिक समाजवाद की, ठीक है। अब हम जानेंगे कि आखिर में भारत में समाजवाद है क्या। ये तो प्रकार हो गए कि भारत में कौन सा समाजवाद है, ठीक है। अब हम आगे जानेंगे कि आखिर समाजवाद है क्या। जो ये समाजवाद शब्द है ये मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब एक केस होता है सन 1983 में, ठीक है। 1983 में DS नाकारा के नाम से, DS नाकारा, ठीक है, इस नाम से केस होता है। फिर न्यायालय क्या देता है? हाई कोर्ट की एक पूरी समाजवाद की एक पूरी परिभाषा देता है कि आखिर में समाजवाद है क्या। तो हम ये जानेंगे कि आखिर समाजवाद है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक संरक्षण करेगा, ठीक है। दूसरा कहा उन्होंने आय की असमानता को कम करना,
कम करना है। ये किसके कार्य होंगे? राज्य के कार्य होंगे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी भी व्यक्ति का क्या करेगा? संरक्षण करेगा, आय की असमानता को कम करेगा और वंचितों का कल्याण करेगा। वंचितों का कल्याण करेगा। ये 3 कथन दिए थे किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि भारत में समाजवाद किस प्रकार से है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करेगा? राज्य सरकार क्या करेगी, या मतलब राज्य की जो सरकार होगी वो क्या करेगा? संरक्षण करेगा। आय की असमानता, जैसे अमीर वर्ग है और गरीब वर्ग है, योजनाओं के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से क्या करेगा? आय की असमानता को उनके बीच में कम करने का प्रयास करेगा। और जो वंचित है, दबे कुचले लोग हैं, पिछली संकाय के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका क्या करेगी? कल्याण करेगी। भारत में समाजवाद की परिकल्पना कुछ ऐसी है। ठीक है, अब आता है आगे दूसरा समाजवाद हो गया पंथ निरपेक्ष। आप साथ साथ में लिखते चले जाएंगे। जब हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो राज्य है, राज्य का कोई क्या राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। तो हम जल्दी से लिखेंगे इसमें कि क्या राज्य का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। धर्म नहीं होगा। ठीक है, राज्य, यहाँ राज्य का संबंध ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये नहीं। राज्य का जब हम पॉलिटिकल में बात करते हैं तो राज्य की बात हम देश, मतलब देश का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। फिर दूसरा कथन आता है पंथ निरपेक्ष में कि सभी धर्मों को समान अधिकार। समान अधिकार। पंथ निरपेक्ष में राज्य का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि भारत में क्या हिंदू धर्म की संख्या अधिक है तो भारत का धर्म हिंदू होगा, या हम ये नहीं कह सकते कि भारत में तो 1200 से लेकर 1800-1700 तक किसका मुगल शासकों का शासन था तो उनका भारत का राष्ट्रीय धर्म मुगल मुसलमान होना चाहिए या मुस्लिम होना चाहिए। ये नहीं कह सकते। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों को क्या समान अधिकार दिए जाएंगे और समान संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पंथ निरपेक्ष। अब हम पंथ निरपेक्ष के बाद यदि बात करें तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब हम बात करेंगे लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य में हम पहले जानेंगे गणराज्य के बारे में। ठीक है, थोड़ा लोकतंत्रात्मक बड़ा विषय है तो थोड़ा इसे तो विस्तार से जानेंगे। जब हम गणराज्य की बात करते हैं तो जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो क्या होगा? निर्वाचित होगा। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख निर्वाचित। प्रमुख निर्वाचित। ठीक है, और कैसा? निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए। ये बात आपको अवधि के लिए। गणराज्य का मतलब होता है, गणतंत्र का मतलब होता है कि जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो एक निश्चित समय के लिए क्या होगा? निर्वाचित होगा। पर हम जब ब्रिटेन में देखते हैं जो राजा होता है वो क्या, वो वंशानुगत होता है। इसमें वंशानुगत नहीं होता है, इसमें जो प्रमुख होता है निर्वाचित होता है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब है मेन लोकतंत्रात्मक। जब हम लोकतंत्रात्मक की बात करते हैं तो सबसे प्रसिद्ध एक परिभाषा है जिसे हमें बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन क्या होगा? लोकतंत्र। जनता का
जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन क्या होगा? लोकतंत्र होगा। ये परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन जी ने, जो कि क्या अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। 16वें राष्ट्रपति थे ये, ठीक है। और कब से कब तक रहे? 1861 से लेकर 1865 तक। और जो ये इन्होंने परिभाषा दी है लोकतंत्र की, कब दी थे? 1863 में, ठीक है। कहने का तात्पर्य है लोकतंत्र से कि जहां शासक का चुनाव कौन करती हो? जनता करती हो, वो क्या होगा? लोकतंत्र। अब लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, तो हम जानेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जब हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं, इसमें क्या जनता की सीधी भागीदारी होती है। कहने का तात्पर्य है जैसा कि हम भारत में देखते हैं कि भारत के जो आम जनता है वो प्रतिनिधियों को चुनती है और वो शासन करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम देखते हैं कि जो जनता होगी वही क्या करेगी? शासन करेगी, वो प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करती। तो कहने का तात्पर्य जनता की सीधी भागीदारी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। और इसमें क्या होगी? शासकों की भागीदारी होगी। पर चुनेगी कौन? इसे जनता ही चुनेगी, ये बात ध्यान है। जनता द्वारा चुने होने चाहिए, ठीक है। ये बात तो आपको याद रखनी है। अब ये वर्तमान समय में ये जो ये विचारधारा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब मान लीजिए किसी भी देश की विशाल जनसंख्या, इतनी जनसंख्या अगर एक साथ एक मंच पे आएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो निर्णय नहीं ले पाएगी, ठीक है। ये वर्तमान समय में प्रचलित है और अधिकतर देशों में यही वाली व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। पर ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो पार्ट हैं, उन्हें हम विस्तार से भी जानेंगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो पार्ट कौन कौन से हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से? संसदीय और कौन सा? अध्यक्षात्मक। संसदीय में हम देखते हैं कि जो प्रमुख होगा वो कहाँ? दोनों सदनों का, जैसे मान लीजिए कार्यपालिका और विधायिका है, तो जो कार्यपालिका के सदस्य होंगे वो कहाँ के होंगे? विधायिका के होंगे। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से चुने जाएंगे। विधायिका से चुने जाएंगे, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं होगा, जो कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य होंगे उनमें परस्पर क्या होगा? उनमें परस्पर मतलब वो अलग अलग होंगे। जो कार्यपालिका है वो स्वतंत्र होगी और जो व्यवस्थापिका है वो स्वतंत्र होगी, और इनका क्या है? ये एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी है। उत्तरदायी इसलिए हैं क्योंकि जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो कहाँ से चुने गए हैं? विधायिका से हैं।
तो जो कार्यपालिका के सदस्य हैं, कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हुए। उत्तरदायी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। जो कार्यपालिका के सदस्य होंगे वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। इसमें अध्यक्षात्मक में, ठीक है, यहाँ भी ये व्यवस्था नहीं होगी। यहाँ क्या होगी, दोहरी कार्यपालिका होगी। दोहरी कार्यपालिका का अर्थ है कि मतलब राज्यों में भी कार्यपालिका होगी और केंद्र में भी होगी, लेकिन यहाँ केवल केंद्र में होगी। तो आप समझ गए होंगे कि संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या अंतर है। अब हम देखते हैं कि संसदीय लोकतंत्र कहाँ प्रचलित है। इसका प्रमुख उदाहरण भारत, ठीक है, ब्रिटेन भी होगा, लेकिन अध्यक्षात्मक का कहाँ है, यूएसए यानी कि अमेरिका, ठीक है। इन दोनों में आपने अंतर स्पष्ट कर लिया होगा। तो हमारे जो शासन का स्वरूप हो वो समाप्त होता है। अब होगा संविधान का स्वरूप कैसा है। अब बात होगी संविधान के स्वरूप पर। तो पहला क्या होगा, न्याय। पहले ये भी हटा देते हैं, संविधान का स्वरूप। संविधान का स्वरूप कैसा होगा, संविधान का स्वरूप पहले आएगा सबसे पहले न्याय। अब न्याय 3 प्रकार का है। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक में हम देखते हैं कि समाज में क्या धर्म, जाति, लिंग या रंग, इस पर कोई भी भेद नहीं होगा। तब जाके क्या मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा। क्या, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, रंग आदि पर क्या विभेद नहीं होगा। विभेद यानी कि भेदभाव नहीं होगा। तो ये क्या होगा, फिर सामाजिक न्याय की क्या होगी, स्थापना होगी। आर्थिक न्याय मतलब जो आय की असमानता है उसे क्या होगी, आर्थिक मतलब आय की असमानता को कम करना। ठीक है। और राजनीतिक मतलब कि वो चाहे गरीब वर्ग का हो चाहे अमीर वर्ग का हो, सबको क्या राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का एक हिस्सा हो, उसको भी क्या सर्वोच्च पद पर बैठने का। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण वर्तमान समय में कौन है, भारत के राष्ट्रपति हैं। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो कैसे समाज से आते हैं, एक पिछड़े हुए समाज से आते हैं। आदिवासी समाज की एक पहली महिला के रूप में भारत के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई है। तो ये राजनीतिक न्याय का एक सर्वोच्च उदाहरण है। ठीक है, तो क्या होगा, सभी को राजनीतिक अधिकार समान होने चाहिए। मतलब अधिकार समान, ठीक है। सभी के राजनीतिक अधिकार क्या होंगे, समान होंगे। तो हम देखेंगे कि न्याय की व्यवस्था सही ढंग से चल रही है। अब हम न्याय तो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार के।
ठीक है, 5 प्रकार के कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता है। जब हम इन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो पहली स्वतंत्रता है विचार की, इसमें हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, वो चाहे किसी भी प्रकार, उसे मतलब विचार करने या चिंतन मनन करने की क्या है? स्वतंत्रता है। अभी मान लीजिए मेरे मन में कोई अच्छे ख्याल भी आ सकते हैं, बुरे ख्यालात भी आ सकते हैं, तो मुझे इसकी स्वतंत्रता है कि मैं कुछ भी मन में सोचूं। ठीक है, तो ये क्या होगी? विचार की स्वतंत्रता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? चिंतन मनन कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। यदि अभिव्यक्ति मतलब जो हमारे विचार है उन्हें अभिव्यक्त कैसे करें, तो अभिव्यक्त कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हम 3 प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से होंगे? एक तो होगा मौखिक, एक होगा लिखित, और एक होगा क्या? सांकेतिक। इसमें हम लिखेंगे अभिव्यक्ति में कि विचारों को अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त कैसे करेंगे? देखो, मौखिक मतलब यदि मेरे मन में कोई विचार है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मैं एक बोल के पहुंचा सकता हूं, या कागज पे लिख के दे दूं कि मेरे मन में विचार है। अरे या फिर सांकेतिक मतलब संकेत के रूप में कि मैं यदि हाथ से इशारा करूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि इधर आइए। मैं यदि कहूं तो ये इशारा होगा कि आप उधर जाइए। तो हम 3 प्रकार से क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब जो विश्वास है वो है किसी भी विचारधारा को मानना। ठीक है, मान लीजिए मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं कैसी विचारधारा को मानूं, मैं कैसी विचारधारा को मानूं जिसे भारत में कोई ना माने। तो मेरी स्वतंत्रता है, इसे कोई बाध्य नहीं कर सकता कि नहीं आप इस विचारधारा को मानिए। मान लीजिए मैं अभी हिंदू धर्म से हूँ, तो मुझे जबरदस्ती ये नहीं कहा जा सकता कि आप सुबह के समय पूजा कीजिए, या मतलब किसी भी प्रकार। यदि मान लीजिए एक उदाहरण है, भारत की विचारधारा है समाजवाद, लेकिन मैं पंथ निरपेक्ष की जो विचारधारा है उसे मानता हूँ, तो क्या मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब है धर्म, मैं किसी भी धर्म को अपना सकता हूँ सैद्धांतिक रूप से। ठीक है, क्या कहेंगे? सैद्धांतिक रूप से किसी भी धर्म को अपना सकता हूँ, सैद्धांतिक रूप से किसी भी धर्म को अपना सकता हूँ, किसी भी धर्म को अपना सकता हूँ, धर्म को अपना सकता हूँ। ठीक है, मतलब मुझे ये नहीं कह सकते हो आप कि आपका धर्म तो हिंदू था, आप सिख क्यों बने, या आपका धर्म सिख था आप हिंदू क्यों बने। ये किसी भी व्यक्ति की अपनी स्वेच्छा होगी कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। अब बात आती है उपासना की। उपासना मतलब धर्म को व्यवहार में लाना। अब धर्म को हम व्यवहार में कैसे लाएंगे? जैसे अभी हमने धर्म की स्वतंत्रता पढ़ी थी, तो उसमें हम देखते हैं कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अब उपासना व्यवहार में कैसे लाएंगे? जैसे मान लिया मैंने हिंदू धर्म अपना लिया, तो मैं कल से अगर पूजा करूं तो ये मैंने क्या अपने व्यवहार में ला दिया। कल से हाथ में धागा बांध लिया तो क्या मैंने इसे अपने व्यवहार में ला दिया, तो ये क्या होगी? उपासना। अब हम समता की बात करेंगे, तो समता में देखते हैं समता 2 प्रकार की होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता में हम जब देखते हैं तो हम अनुच्छेद
कितना, अनुच्छेद 15 और 16 की बात करेंगे। अनुच्छेद 15 में हम देखते हैं किसी भी लिंग, जाति, धर्म, रंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या भेदभाव नहीं किया जा सकता। और 16 में देखते हैं हम लोक नियोजन की क्या होगी, समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी उसमें पदों में क्या होगा, इसमें आरक्षण वगैरह की क्या व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 16 में। ठीक है, फिर अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि अभी तो आप लोगों ने बताया 15 में कि किसी के साथ क्या धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं होगा। अभी आप कह रहे कि इनको आरक्षण दे दीजिए, तो ये क्या उनमें समानता लाने, समान रूप से लाने के लिए क्या किया गया है, उन्हें आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो किसमें आता है, अवसर की समानता में आएगा। अब मान लीजिए कोई पुलिस की वैकेंसी आती है, ठीक है, पुलिस की वैकेंसी आई, अब उसमें क्या हुआ कि पुरुष भी पार्टिसिपेट करे उसमें, महिला भी। अब महिला को कह दिया कि आप 1 किलोमीटर दौड़िए और पुरुष को कह दिया 3 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए है उनको आरक्षण मतलब दिया गया है महिलाओं को कि वो क्या है, कमजोर है, कमजोर वर्ग को उठाने के लिए क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। समानता हम कब देखते हैं, जब समान परिस्थिति में समान व्यवहार, क्या ये लिख देंगे हम इधर साइड में, समान परिस्थिति में समान व्यवहार, समान परिस्थिति में समान व्यवहार। समान व्यवहार तब क्या होगी, समानता। अब जब आपको पता है कि क्या महिलाएं थोड़ा कमजोर हैं, पुरुष ये मजबूत हैं, तो इनको क्या, उनको इसलिए 1 किलोमीटर दिया गया, पुरुषों को 3 किलोमीटर दिया गया, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है पुरुषों के साथ। ठीक है, ये तो होगी समता। अब लास्ट आता है बंधुत्व। बंधुत्व में हम देखते हैं 2 प्रकार का, राष्ट्र की एकता और, जब हम बंधुत्व की बात करते हैं तो हम देखते हैं उसमें बंधुत्व को भी हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो होगा व्यक्ति की गरिमा, दूसरा होगा राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा जब हम देखते हैं, व्यक्ति की गरिमा में तो मतलब कब, जैसे मान लीजिए व्यक्ति की गरिमा तभी हो सकती है जब आपस में क्या होगा, भाईचारा होगा। ठीक है, तभी व्यक्ति की गरिमा भी ऊपर। अब राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करते हैं हम। राष्ट्र की एकता और अखंडता कब देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया, ठीक है, और सरकार ने ऊपर से आदेश दिया कि सभी लोग क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। तो चाहे अब कोई तमिलनाडु में हो, कोई जम्मू कश्मीर में हो, सब क्या करेंगे, एक रूप से आकर क्या करेंगे, सरकार के नियम का अनुपालन करेंगे और किसका, पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देंगे। ठीक है, ये क्या दर्शाता है, राष्ट्र की एकता को दर्शाता है। यदि हम अखंडता की बात करें, अखंडता मतलब इसका अगर हम अर्थ देखें तो भौगोलिक क्षेत्र से है। अब मान लीजिए भारत, ये भारत है, ठीक है, तो अखंडता, जब हम अखंडता की बात करेंगे तो इसमें जितने भी राज्य हैं 28 राज्य, वो क्या जब एक साथ हैं तो इनकी क्या है, एक अखंडता है। ठीक है, अगर ये अलग अलग हो जाएंगे, मान लीजिए जम्मू कश्मीर अलग हो गया, इधर से गुजरात अलग हो गया, नीचे से तमिलनाडु अलग हो गया, उधर से आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तो क्या अखंडता रहेगी, नहीं रहेगी। जब ये सब लोग साथ हैं तभी क्या है, राष्ट्र की अखंडता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब आता है अंतिम अधिनियमन की तिथि। जब हम अधिनियमन की तिथि के बारे में देखते हैं, अधिनियमन की तिथि तो कब अधिनियमित किया गया इसे, 26 नवंबर 1949 को।
26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आता है महत्वपूर्ण, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? हो सकता है संशोधन? ये हम कुछ वाद के माध्यम से समझेंगे और प्रस्तावना में हुए संशोधनों के माध्यम से समझेंगे। संशोधन कौन से भाग में है? भाग 20 अनुच्छेद 368 में। ठीक है, अब पहला वाद आता है बेरुबारी। बेरुबारी वाद 1960। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अनुच्छेद 143 के तहत क्या होगा? सरकार किससे? न्यायालय से परामर्श ले सकती है। तो उन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, कौन? गजेंद्र गडकर एक न्यायाधीश थे। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो गजेंद्र गडकर जी ने। वही गजेंद्र गडकर जी, उनसे परामर्श मांगा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं, उसमें संशोधन हो सकता है या नहीं। तो उन्होंने बताया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है? भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसमें संशोधन, जब संविधान का भाग ही नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है, संशोधन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर एक दूसरा वाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। नंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, केरलवाद या राज्य छोड़े बात कर दीजिए। 1973। इसमें क्या हुआ कि न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या होगी? भाग होगी, संविधान का भाग होगी। तो जब संविधान का भाग होगी तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। होगी, तो इसमें क्या संशोधन होगा? संशोधन होगा। इसी का फायदा उठाते हुए तत्काल समय की सरकार, किसकी? इंदिरा गांधी जी की सरकार, उन्होंने क्या किया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से क्या 3 शब्द प्रस्तावना में और जोड़ दिए। कौन कौन से? 42वां संविधान संशोधन CA 1976 में क्या किया? 3 शब्द जोड़ दिए गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द किसमें? प्रस्तावना में ऐड कर दिए गए। एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो हुआ है 1976 में। उसके बाद ना कभी संशोधन हुआ है, ना उससे पहले कभी संशोधन हुआ। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़ दिए गए। अब लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, वो वर्तमान समय में परिवर्तनीय है या नहीं? ये इसका जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो परिवर्तनीय है या नहीं। परिवर्तनीय है या नहीं, इसका जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैंने प्रस्तावना वाला पार्ट पढ़ा है ये अच्छे से समझ आया होगा। समझ आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि क्या समझ आया और क्या नहीं। ये भी बताइए कि किस प्रकार अभी और इसमें सुधार किया जा सकता है, क्योंकि हमारी चैनल की पहली वीडियो थी
आशा करता हूँ कि पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।